चलो शुरू किया जाए डीसी जनरेटर। अरे कल कौन नहीं था क्लास में? कोई ऐसा है जो कल नहीं था? ये लड़के मुझे नए नए चेहरे लग रहे हैं यार। इतने दिन के बाद में याद आई। टीजी टू वाले में बैच में के ही ना? मतलब टीजी टू के लिए ही तैयारी कर रहे हैं ना? इतने दिन के बाद याद आई आपको? दोस्ती तो धोखा हो जाएगा फिर। 90 लेक्चर। और मेरे हिसाब से हर लेक्चर का एवरेज 1.5 घंटा तो होगा ही। नहीं यार, कुछ 5 घंटे के भी दो, 4 घंटे के। 2 घंटे तो मान ही लो। तो 90 दूनी 180 है जी। 180 घंटे से ज्यादा ही हम पढ़ चुके हैं। अब तो अंतिम दौर में पहले आ जाना चाहिए था यार। या पता नहीं था पहले? अच्छा ये बताओ, जो क्लास ली है, ये कितनी देख के आए हो विक्रांत बैच वाले बेटा? बस 10 ही देखी है? अरे इसमें कंपटीशन में एक्सक्यूज तो चलता ही नहीं। 10 क्लास क्यों देखी भाई, 80 क्यों नहीं देखी बाकी? यार अब तो इस बैच में बैठा ही नहीं रहा मैं। हम्म। चलो क्लास के बाद एक बार मेरे से बात करके जाना आप दोनों लोग। आपने बेटा कितने देखी और? हम्म। 25 तक देख ली? नोट्स वोट्स बनाए या पीडीएफ से? नोट्स। बाकी हमारे जितने पुराने शेर है सबके नोट्स वोट्स अब तक तैयार है। रिवाइज वाइज कर रहे हैं। तो कुछ सवाल पूछ लेते हैं फिर, थोड़ा माहौल सा बन जाएगा। दोस्त अब पढ़ने लगा? आनंद आ रहा है जीवन में? नहीं आएगा तो बताना। हाँ। चलिए जी, यह है पेज छोड़ गया। अरे हाँ, पेज छोड़ गया नहीं, अब तो पेज चिपका के लिखो, अब कुछ छोड़ना उड़ना नहीं है। हाँ। स्पेशल पर्पज मोटर तो इसके बाद आएगा। वो तो पूरा अलग ही चैप्टर है, अब कोई छोड़ना उड़ना कोई चक्कर नहीं। यह है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन। यह है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अरे ठीक है भाई। तो जितने भी ये जनरेटर है बेटा, ये सबका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो फैराडे का नियम ही है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम इनकी जड़ है। बनाए फिर इसे। हाँ।
नहीं नहीं, इसे बनाऊंगा यार मैं। कह रहे फोटो लेते तो है हम, लेकिन इनमें कुछ चीजें मिस हो जाती है तो फिर मजा नहीं आ रहा। टेंशन न लो तुम, बढ़िया बनाएंगे डायग्राम। अरे ये बना लोगे तो मोटर की बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त। बनाओ बनाओ, साथ साथ बना लो। भाई समझिए, क्रॉस और डॉट का मतलब बाइंडिंग हो रखी है और तो कुछ नहीं। अच्छा जी। देखो, बाकी मशीन में नहीं, लेकिन डीसी जनरेटर या डीसी मशीन में जो स्टेटर होता है, देखा जो फ्रेम है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को रिटर्न पाथ देता है। चलो भाई दोस्त, ये बता दो जल्दी से, क्रॉस का मतलब क्लॉकवाइज पोलैरिटी। अब बोलते रहो जरा, जो जो पूछूंगा। बेटा एंटी क्लॉकवाइज पोलैरिटी, फिर से क्लॉकवाइज पोलैरिटी। भाई क्रॉस का मतलब तो, और ये अच्छा, चुंबक का बाहरी हिस्सा कौन सा है? ए भाई हवा वाला, ये तो अंदर वाला हो गया ना। तो जो हवा, अरे जो हवा है ये है ना, तो ये बाहर है। तो चुंबक के बाहर हवा वाले में नॉर्थ ये हो गया, साउथ ये हो गया। देखो ना यहां से, फिर नॉर्थ ये है तो इसके सापेक्ष में साउथ ये हो गया। नॉर्थ ये है तो नॉर्थ से देखो साउथ की तरफ गई है लाइनें, बन जाएंगे फील्ड। तो ये हम लोगों ने ये बना के रखा है जी, फ्रेम योग जिसे आप कह रहे हो। ये आपने बनाए हैं पोल, ये आपने की है जहां
फील्ड वाइंडिंग। ये हो गए जी पोल, अपने पोल बनाए हैं। भाई ये बनाया है, ये दिखाई गई है यहाँ पर शाफ्ट। ये बनाया है कम्यूटेटर, बना होता है कॉपर का। और ये जो ये दिखा रखा है ये है कम्यूटेटर सेगमेंट। ये जो इंसुलेट होता है बेटा, ये होता है माइका से। यहाँ ये रखी आपने आर्मेचर वाइंडिंग। ये है आर्मेचर वाइंडिंग। अरे दुखी कर देंगे तुम्हें भाई। ये बना रखे हैं इंटरपोल। ये जो कंस्ट्रक्शन दिखाई है ना, ये पूरा ये स्टेटर है जो घूम नहीं रहा, ये रोटर है, बनाई है पहले से। खींच दो जल्दी जल्दी से। यहाँ पर कौन बताएगा जो माइका है कम्यूटेटर में, इसकी जो मोटाई है? मैं अच्छा, अब ये बताएगा लड़का फिर। जो हम लेमिनेशन करते हैं उसकी थिकनेस कितनी होती है? लेमिनेशन नहीं करते तार के ऊपर? हाँ,
अरे वाह यार, टैलेंटेड है तो थोड़ा पढ़ बस, नौकरी मिली पड़ी तुझे तो। जो यहां करते हैं ये ज्यादा होती है 0.8 mm की रेंज में, ये याद रखो बस। ठीक है जी, ज्यादा होती है ये, जो नॉर्मल है वो 0.3 0.5 तक है, 0.8 0.9 भी हो सकता है, इसकी रेंज में आएगी। चलो लिख लिया, बना लिया, तो आगे बढ़े फिर। क्या हुआ ललित? अरे देख, हमने बना दिया पूरा मोटा। चले भाई आगे बढ़े। देखिए बेटा, हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया, बाकी चीज सब बाद में है। हमने ये शब्द इस्तेमाल किया, देखिए वाइंडिंग। हम लोग यही तो कह रहे हैं कि जो स्टेटर है, यहां स्टेटर में जो वाइंडिंग होती है, ये होती है, ये सवाल पूछे जाते हैं फील्ड वाइंडिंग। डीसी मशीन है तो स्टेटर में रखी जाती है फील्ड वाइंडिंग, रोटर में रखी जाती है आर्मेचर वाइंडिंग। फिर नोट करके इंपॉर्टेंट में लिखेंगे, डीसी मशीन में, डीसी मशीन पढ़ाने में थोड़ा सा, खासकर जनरेटर, जब तक आर्मेचर रिएक्शन नहीं खत्म होगा तब तक गति थोड़ा कम रहेगी भाई हमारी पढ़ाने की। और जब मोटर आएगा तो वहां गति थोड़ा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं। क्योंकि मोटर की हम आर्मेचर रिएक्शन कम्यूटेशन ये अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, जनरेटर वाले पोर्शन में ही खत्म कर लेंगे दोस्त। डीसी मशीन में ये तो डिजाइन किया हमने स्टेटर, स्टेटर में साइलेंट पोल टाइप क्या बनाए, देखिए हमने साइलेंट पोल टाइप पोल बनाते हैं। मतलब कहाँ है ये फील्ड वाइंडिंग उबड़ा हुआ, स्टेटर में। देखिए फ्रेम चुंबकीय फ्लक्स को रिटर्न पाथ देने का कार्य करता है। अच्छा जी, ये भी जरूरी है, जो फ्रेम होता है ये फ्लक्स को रिटर्न पाथ देता है, बाकी मशीन में नहीं है, एसी में ऐसा कोई चक्कर, डीसी में है। आपने नाम दिया है बेटा यहां पर फील्ड वाइंडिंग, इसमें लिखेंगे जो वाइंडिंग चुंबकीय फ्लक्स से डील करेगी, या तो जनरेटर में उत्पन्न करवाएगी, भाई जनरेटर में क्या हमने कोई सप्लाई दिया, या फिर ये मोटर में, दोनों में ही फील्ड वाइंडिंग का काम चुंबकीय क्षेत्र से ही होगा। यह वाइंडिंग चुंबकीय फ्लक्स से डील करती है।
या उत्पन्न करवाती है। देखो आर्मेचर वाइंडिंग का काम, भाई जनरेटर हो या मोटर हो, जनरेटर में उत्पन्न होगा और मोटर में आप सप्लाई देंगे, तो हमेशा जो डील करेगी वो वोल्टेज के साथ ही करेगी। हम लोग क्या लिखेंगे, आर्मेचर जो या जिस वाइंडिंग में जिस वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है वह आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है। लिख लिया भाई ये। फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग क्लियर है। नेक्स्ट पेज चले। तो राम सागर नहीं आ गया आज। ओहो, आज सीट बदल दी इसने। चलो भाई नेक्स्ट क्लास, ओ सॉरी नेक्स्ट स्लाइड। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हैं? लेकिन पढ़ा के सही हो जाएगी 1-2 घंटा। कम्यूटेटर, देखो जी, जब जनरेटर की बात होती है बेटा तो हमेशा याद रखिए आर्मेचर सदैव एसी के साथ डील करती है। आर्मेचर कभी भी डीसी ना तो उत्पन्न करेगी ना ही डीसी देने पर टॉर्क देगी, क्योंकि जो वाइंडिंग होती है वो डीसी के लिए तो एक शॉर्ट की तरह काम करती है। तो हम लोग ये लिखते हैं, यह जनरेटर में एसी को, ये लिखे जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न एसी को डीसी में बदलता है तथा मोटर में डीसी को एसी में बदलकर आर्मेचर को देता है। देखो बेटा, जब हम जनरेटर की बात करेंगे तो क्या कहा हमने, एसी को डीसी में, ये काम करेगा अब यांत्रिक यानी मैकेनिकल रेक्टिफायर। अरे रेक्टिफायर का ही तो काम होता है ये। और बेटा जब मोटर की बात होगी तो डीसी को एसी में, यांत्रिक
इन्वर्टर के तौर पे काम करेगा। इन दोनों शब्द को मिलाकर हम कम्यूटेटर को एक तरह से कई बार मैकेनिकल कन्वर्टर नाम भी दे सकते हैं। ठीक है भाई। काम तगड़ा ही कर रखा वैसे इसने भी, दोस्त ने। मैंने कहा काम बहुत बढ़िया उठा रखा तुमने भी ये। भाई यही समझ सकता है ये, इसने सबसे सेफ जुगाड़ अपना रखा। मैंने कोई उठा भी गया तो वापस दे जाएगा कि भाई तुम ही संभालो इसे, हमारे बस की बात तो है नहीं। कोडिंग इस्तेमाल कर रखी है इसने लिखने में सब। और हम तो वो कह रहे हैं ना, वही तो कर रखा है तुमने। वो ही तो बोल रहे हैं ना, हम वापस दे के जाएगा तुम्हें भाई, किसी और को आएगा इन समझ में। वो अपना लिखा हुआ आदमी समझ सकता है, आगे से समझ जाता है। बेटा अब ले, देखते रहे एक फंस गया तुझे, इससे सावधान रहना, ये पढ़ लेता है तेरे नोट्स। हम्म। तो बांटो फिर इन्हें फोटोकॉपी करा के। और क्या करेगा वो बेचारा, वो तो गलती से उसने फोटोकॉपी कराई थी, नहीं तो पैसे खराब होते। चलो नेक्स्ट है, जैसे हमने एक शब्द देखा है बेटा, वाइंडिंग। जैसे हम एसी में दो तरह की वाइंडिंग करके आए, शॉर्ट पिच वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। यहां भी हम दो प्रकार से वाइंडिंग करते हैं, एक होती है हमारी लैप और एक होती है वेव वाइंडिंग। मतलब डीसी वाइंडिंग करने में जब हम फील्ड की बात करते हैं ना, वहां कोई टेक्निक अपनाने की जरूरत नहीं है हमें। वहां हमें भारी भरकम वाइंडिंग करनी भी नहीं, वहां हमारा उद्देश्य सिर्फ मैग्नेटिज्म से है। वो हम नॉर्मल डीसी वाइंडिंग अपना जो लपेटते हैं वो हमने कर लिया, हल्की भी होती है काफी ना। तो मेन चीज आती है आर्मेचर वाइंडिंग करने में। देखो वाइंडिंग वैसे तो एक दो दिन बाद आने वाला हमारा वाइंडिंग, लेकिन फिर भी जो हम यहां कर लेंगे वहां हमें आसान लगेगा थोड़ा सा पढ़ने में। वाइंडिंग सिर्फ एक व्यवस्था है। हमारे पास में एक कंडक्टर है, एक तार है, और फैराडे जी ने ये कहा है कि किसी भी चालक में, या जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी चालक को काटता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। यदि हम एक तार ले लें तो उसमें 1 वोल्ट हो जाएगी, यही तो है ना। यदि हम इसे, अब ऐसा हम नहीं कर सकते, देखो हम मजबूर है कहीं ना कहीं कि हम तार की लंबाई बढ़ाते चले जाए और हम कहें कि भाई यहां से दिल्ली तक एक जनरेटर बनाया हुआ है जिसकी शाफ्ट यहां से दिल्ली तक घूम रही है, तो वो संभव नहीं है हमारे पास। अब वोल्टेज हमें अच्छी रेटिंग की उत्पन्न करनी है, तो हम लोगों ने यहां से ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जितनी बार भी हम लपेट रहे हैं तार को, उतनी ही ज्यादा वोल्टेज अपना उत्पन्न होती चली जा रही है। इसलिए जब बड़ी मशीन करते हैं तो बड़ी हैवी हैवी वाइंडिंग करते हैं। आजकल तो सब सीएनसी पीएलसी स्काडा का खेल रह गया बड़ी मशीनों में। तो कुल मिलाकर हमारे पास पहले एक टर्न है, जैसे कहेंगे कंडक्टर है। कंडक्टर बेटा ये है, सिंपल से वे में, ये हमारे पास ये कंडक्टर है ना। तो अभी हमने टर्न बनाया ना कुछ, ये कहलाएगा यहां जी कंडक्टर है। इसे अकेले को भी घुमाते तो बिजली उसमें भी उत्पन्न होती है यार। फिर हमने कहा जी हम एक काम करें, ये हमने जो बनाया
ये कहलाएगा जी एक टर्न। इसे हमने कहा जी एक टर्न है। तो यानी एक टर्न मीन्स दो कंडक्टर। तो हम अगर इसको लपेटते चले जाएं तो जितने ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न होगी, कि उतने ज्यादा आपने कंडक्टर यूज किए हैं दोस्त। ठीक है जी। हर एक मशीन में हम ये देख लेते हैं कि भाई इस मशीन के डायमेंशन के हिसाब से एक कंडक्टर में कितनी वोल्टेज उत्पन्न हो रही है। तो अगर हमने एक में देख लिया तो हमने कहा जी हमें 100 में कैलकुलेट करना है, तो हम 100 में कैलकुलेट कर सकते हैं, हम 200 में कर सकते हैं, 500 में कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बाइंडिंग भरने के दो तरीके हमें दे दिए, जहां आके हम फंस गए। अगर साधारण बाइंडिंग होती तो हम डायरेक्ट 100 से गुणा कर लेते, लेकिन हमें लैप और वेव बाइंडिंग में डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना होता। इनमें कैलकुलेशन करने के अलग तरीके हैं दोस्त। तो हमने कहा जी दो कंडक्टर मिलाकर एक टर्न बना। अब जब बाइंडिंग करते हैं आप लोग तो यही तो बात रुकती नहीं। यही तो व्यवस्था अपनाते हो दोस्त। ये आपने बना दिया जी, ये हमें बन गया कॉइल। यानी टर्न मीन्स कलेक्शन ऑफ कंडक्टर और कॉइल मीन्स कलेक्शन ऑफ टर्न। तो ये बना दिया जी हमने कॉइल। जो हम रखते हैं ना अलग 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 अलग, पहले जो बाइंडिंग, तो अलग अलग कॉइल पे बाइंडिंग करके फिर हम मोटर में फिट करते हैं उन्हें। कई सारी अलग अलग कॉइल को यूज करके फिर निर्माण होता है दोस्त बाइंडिंग का। लेकिन बात यह है कि आपकी जरूरत क्या है, मतलब जरूरत के हिसाब से आप कनेक्ट करेंगे ना। भाई बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है, अगर उच्च धारा चाहिए तो उसके हिसाब से जोड़ोगे और उच्च वोल्टेज चाहिए तो उसके हिसाब से जोड़ना है। तो हमने ये व्यवस्था ले लीजिए। हमने अपना इनको जोड़ना शुरू कर दिया जी अपनी जरूरत के हिसाब से। सीरीज पैरेलल जैसे भी जोड़ना है टर्मिनल से। तो ये कहलाता है जी वाइंडिंग। ये हो गया जी कॉइल, ये हो गया टर्न, और ये हो गया जी कंडक्टर। ठीक है भाई, यहां तक। अब देखो, हमेशा ये याद रखना है जब आप बाइंडिंग करेंगे, अभी हम सिर्फ डीसी मशीन के हिसाब से चलते हैं, तो एक सवाल आता है ऑब्जेक्टिव, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। डीसी में हमेशा आप बेटा क्लोज्ड टाइप के वाइंडिंग करते हो। मैं स्लोट्स की नहीं बात कर रहा नालायकों, मैं वाइंडिंग की बात कर रहा हूं। और डीसी मशीन में चाहे आप कहीं एनिमेटेड वीडियो ये सब कुछ देखना, आप तलाश करना, डीसी में हमेशा जो स्लोट काटते हैं, कल भी लिखाया था, अरे जिनमें बाइंडिंग भरेंगे उनमें स्लोट ही तो काटेंगे दोस्त, कहीं तो डीसी में ओपन टाइप स्लोट रखते हैं। ठीक है जी। क्यों? हमें बहुत भारी स्ट्रक्चर की मशीन बना ही नहीं, ना तो बनानी ना ही बना सकते। क्यों? यहां आर्मेचर घूमेगा और आर्मेचर है दोस्त भारी, तो आप डीसी जनरेटर को बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इसका बेचारे का एक डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक है। चले जी भाई आगे। देखो भाई बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो वाइंडिंग है डीसी में, एक है लैप वाइंडिंग।
देखो वैसे तो ये सब वाइंडिंग का हिस्सा है, लेकिन जो चीज यहाँ पढ़ाएंगे उसे वाइंडिंग में आप दोबारा से कॉपी कर लेंगे, यहाँ समय नहीं खराब करेंगे। जैसे लैब वाइंडिंग है, ये जो हमने दिखा रखे ये क्या है भाई? अरे क्या है ये? अच्छा, हाँ वही है। देखो जी, हमें बनानी है पहले लैब बाइंडिंग। देखो जो लैब बाइंडिंग आप बनाएंगे, ये भाई इस शेप में बनी होती है। तो लैब बाइंडिंग में ऐसी ही अपना कंटिन्यूअस चल रही है। अभी हमने भाई सिर्फ ये सिंपलेक्स बनाई है। ये तो मैं बाइंडिंग में बताऊंगा, जब एक पे ही दो बनने होते हैं तो डुप्लेक्स होते हैं, तीन आते हैं तो ट्रिप्लेक्स होता है। देखो हमेशा दिमाग में रखो कि फर्स्ट वाले हिस्से को जिसे भी आप एनालिसिस कर रहे हैं, अगर इससे करते तो ये फैला हो जाता। ये कहलाती है बैक पिच। सवाल आता है न्यूमेरिकल भी और ऑब्जेक्टिव भी। यानी कि पहले हिस्से में ही बेटा फर्स्ट और लास्ट वाले जो कंडक्टर बनाई है, ये कहलाती है बैक पिच। अब देखो सेकंड वाले के पहले ये कहलाती है ओ फ्रंट पिच। यही तो है, सेकंड के पहले और पहले का लास्ट, ये कहलाती है फ्रंट पिच। अब ये देखिए जरा, बैक माइनस फ्रंट, ये दोस्त कहलाती है रिजल्टेंट पिच। यहां पर रिजल्टेंट जो पिच है, रिजल्टेंट पिच का मतलब है परिणामी पिच। ये भैया बैक पिच माइनस फ्रंट पिच। अरे दिमाग में रहेगा। देखो जो लैप वाइंडिंग आप बनाते हैं, लैप वाइंडिंग को आप इस प्रकार से बनाते हैं। देखो यहां से क्या है बेटा, ए पी, तो इसे आप बनाओगे ए बराबर पी, जहां पर ए का मतलब है समांतर पतों की संख्या। पी क्या है? पोल की
संख्या। अरे ठीक है भाई, बना लिया। सायकाल की डोज भाई आज भी है ये। हम्म, 4 बजे ही। 4 था कल, 3:30। 4 से करेंगे। अरे आप सभी को इगास पर्व की शुभकामनाएं भाई। तो हिमांशु तो नहीं बनाएगा कुछ? हाँ, इस पे वैसे तो काफी बड़ी कहानी है, लेकिन इन शॉर्ट दिवाली पे है जी, गाय, गाय का बछड़ा, मतलब पुराने टाइम में गढ़वाल में खो गया था। ठीक है जी, पहाड़ में। तो उस दिन लोगों ने उसके खोने के दुख में दिवाली सेलिब्रेट नहीं की थी। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो ये 11 दिन के बाद में ये मिला था, वापस आ गया था। तो गढ़वाल या पहाड़ के लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने 11 दिन के बाद में ये कहा था कि इसने दिवाली देखी नहीं। ठीक है जी। तो अब इनके आने की खुशी में, इसके लौटने की खुशी में दिवाली को दोबारा से सेलिब्रेट किया जाएगा। बस यहां से शुरुआत हुई थी पहाड़ में घास पर्व की। ठीक है जी। फिर हिंदू संस्कृति में देव पितृ होते ना, जब शादी ब्याह होती है तो उनकी पूजा होती है। तो ये जब ये साढ़ सावण ये चलता है तो सो जाते हैं, नींद में चले जाते हैं। तो आज के दिन वो जागते हैं। ठीक है जी। तो उनके जागने की खुशी में सेलिब्रेट होता है। तो हिंदू धर्म में आज के बाद ही शादियां शुरू होती है। ठीक है जी। हाँ, ये है। और ये कंडीशन उन्हीं लोगों पे अप्लाई होती है जो अपनी सांस्कृतिक चीजों में विश्वास रखता हो। ये उन लोगों को बिल्कुल लागू नहीं होती कि प्रेम विवाह पे। ठीक है जी। प्रेम विवाह पे ये चीजें लागू नहीं होती, जब मर्जी तब कर लो। हाँ जी, हाई कोर्ट पहुंच जाओ, जब उन पे लागू नहीं होते। हाँ? नहीं, कोई फंस जाए, कोई बढ़िया सा हो तो तोड़ेगा बढ़िया है। ये सब प्लीज कांटेक्ट टू अरुण। खिलाड़ी आदमी है, सब पता है। चलो बेटा देखो जी, जो लैब बाइंडिंग है ये हम इस प्रकार से करेंगे कि हमेशा समांतर पाथ का निर्माण हो, और होगा क्योंकि हमें ए बराबर पी रखना मजबूरी है। ये वाइंडिंग को करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि हम उतने ही पैरेलल पाथ इसमें बनाए जितने पोल की संख्या हो। तो जैसे हमने ये कहा कि एक उदाहरण मान लिया हमने कि हमने कहा जी 4 पोल की मशीन है, ये सिर्फ माना गया है। 4 पोल की मशीन का एनालिसिस। देखो 4 पोल की अगर मशीन है तो फिर बेटा आपको
4 ही पैरेलल पाथ का निर्माण करना पड़ेगा। ये जो आर ए ना, ये आर्मेचर वाइंडिंग नहीं है। मीन्स ये हमने जो आर ए माना है, ये हमने कहा जी कॉइल का प्रतिरोध है। जो अलग अलग कॉइल बनाई है ना, अभी वाइंडिंग तो की नहीं, अभी अलग अलग कॉइल को जोड़ के वाइंडिंग बनाएंगे ना, तो अलग अलग कॉइल को सीरीज या पैरेलल किस हिसाब से जोड़ना है, ये तरीका बताएगा। तो हमने ये कहा जी अलग अलग कॉइल में जो वोल्टेज है, ये है जी वी वोल्टेज, इसमें भी ये भी वी वोल्टेज वाली थी, ये भी वी वोल्टेज, ये भी वी वोल्टेज। इसमें जो करंट था वो आइए जाने लगा, इसमें आइए जाने लगा, इसमें आइए जा रहा है। आइए टोटल आर्मेचर करंट नहीं है, प्रत्येक कॉइल का प्रतिरोध है आर ए, प्रत्येक कॉइल में धारा आई ए। ये रखे हैं यहां ब्रश भाई, अभी बताएंगे आपको जब कम्यूटेशन सिखाएंगे तो ब्रश कॉपर, कार्बन, कॉपर ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इन सब के इस्तेमाल होता है। हाँ जी भाई, तो ये बताइए यहां पर जो टोटल वोल्टेज है ये कितने? ये भाई पैरेलल में वोल्टेज समान होता है तो V मिलेगा। जो आर्मेचर का टोटल धारा है वो कितने? अरे आइए आइए आइए, पैरेलल में इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, टोटल आर्मेचर का प्रतिरोध बता। अरे भाई 4, यार धारा हो गई 4 गुना, लेकिन वोल्टेज वही है। तो यहां से एक चीज समझ में आई कि यदि हमें, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग कॉइल बना ली भाई, हमने अपना बना के रख ली, और उन कॉइल को अब हमने स्लॉट्स में भरना है, भर दिया। अब उन्हें जोड़े कैसे? यदि हम पैरेलल में जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? हाई करंट वोल्टेज, हमें एक कॉइल में जो वोल्टेज है वही मिलेगी, यानी कम वोल्टेज मिलना है। तो हमने यहां से ये देखा कि यार अगर हम लैप में बाइंडिंग भरेंगे तो फिर हमें हाई करंट मिलेगा। तो लैप जो वाइंडिंग है ये हमने प्रीफर किया जी हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए। एक चीज और है, जो टर्मिनल पे प्रतिरोध है ये भी कम हुआ यार। अबे टर्मिनल पे प्रतिरोध डिवाइड बाय 4 है, तभी तो धारा मल्टीप्लाई बाय 4 है। तो हमने यहां ये सोच लिया कि अगर ये 4 थी तो करंट 4 गुना, अगर 10 होती तो 10 गुना, एक कॉइल का 10 गुना, अब 20 होते तो 20 गुना, लेकिन वोल्टेज वही रहती। तो जितने रास्ते पैरेलल में तुम लगाते जाओगे इतना ही करंट की रेटिंग बढ़ती चली जाएगी, लेकिन वोल्टेज पैरेलल में हमेशा समान रहनी है। इसीलिए इसे बहुत अच्छा माना गया जी वेल्डिंग के उद्देश्य से। वेल्डिंग में क्योंकि हमें हाई करंट की डिमांड है। ये होता है जी तरीका लैप वाइंडिंग करने का। अब हमने अलग अलग कॉइल बना के रखी हुई, फिर देखो वाइंडिंग को तुम समझ तो पाओगे, लेकिन थोड़ा सा इमेजिनेशन आप पावर थोड़ी अच्छी होनी चाहिए।
कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। एक कंडक्टर है, एक टर्न बना लिया, और जरूरत के हिसाब से आजकल तो ये सिस्टम ऐसा है दोस्त, तुमने मशीन पे लगाओ और टर्न भर दो कि 100 टर्न, वो फटफट लपेट देगी, जैसे ही 100 टर्न होंगे वो बंद हो जाएगी। आपने कई सारे टर्न को लपेट के कॉइल बना ली, आपके ने 20 कॉइल तैयार कर ली जी, आपके मशीन में जो स्लॉट से इनमें भरना शुरू कर दिया, आपने भर दिया। अब आपने कहा कि यार वाइंडिंग करने के 2 तरीके सिखाए हमें, अगर हमें उच्च करंट चाहिए, रिक्वायरमेंट है, तो हमें करनी है लैप। लैप का मतलब यह है कि भाई पोल कितने बने, जितने पोल है उतने ही हमें पैरेलल पाथ डिजाइन करने पड़ेंगे। देखो, हर एक पोल पे ब्रश तो अलग रखोगे, उनको सबको तुम एक साथ इकट्ठा करके 2 मेन पोल पर ही या 2 मेन ब्रश पर ही कनेक्ट करते हो डीसी मशीन से, ये नहीं कई सारे टर्मिनल निकालते हो। तो आपने ये देखा कि भाई अगर मैं 4 को किया तो 4 हो गए, अगर 6 पोल डिजाइन करता तो 6 हो जाते, अगर 10 करता तो 10 डिजाइन करता तो 10 हो जाते। यानी कि जितने पैरेलल पाथ बढ़ते उतने ही ज्यादा करंट बढ़ जाता। अब देखो जी, नेक्स्ट जो तरीका है वाइंडिंग करने का वो होता है भाई लैप, वो सॉरी वेव। अच्छा यार, ये इस तरह की वाइंडिंग है, ये होती है वेव वाइंडिंग। जो वेव वाइंडिंग है, अरे ये हमारा बैक पिच कहलाएगा, पहले और दूसरे हिस्से पे। फ्रंट पिच पहले का लास्ट, दूसरे का फर्स्ट। ये यहां पर परिणामी रिजल्टेंट कहलाएगा। तो जो रिजल्टेंट है वो वाई बी प्लस में वाई एफ। इन पे भैया सवाल आते हैं। अब वेव बाइंडिंग को ये कहा गया कि जी चाहे कुछ भी हो, आप कॉइल को हमेशा A बराबर 2 पाथ करके ही भरेंगे। हमेशा वेव में क्या लेकर चलना है दोस्त, A बराबर 2 लेकर ही चलना है। यानी वेव वाइंडिंग को सदैव 2 समांतर पाथ के लिए ही डिजाइन करना है। अब आप कहेंगे कि सर जब 2 ही पाथ बनाने हैं तो इतनी सारी जो कॉइल है इनका करेंगे क्या। देखो भाई, कुछ भी हो, रास्ते 2 से अधिक नहीं बना सकते। तो हमने देखो यहां पर ये देखा बेटा, हमारे पास अगर हम पुराने वाले को एनालिसिस करें, कितनी कॉइल ली तुमने, 1 2 3 4 कॉइल रखी है 4। भाई तुलना करनी है तो इसमें 4 लिए, इसमें भी 4 लो, लेकिन इन 4 को बनाना कितने पैरेलल पाथ पर है, 2 पर। तो भाई हमने कहा कि जी फिर ऐसा करना पड़ेगा, तो मजबूरी हो गई हमारी।
कि आर ए इस तरफ लेना पड़ेगा, आर ए इस तरफ लेना पड़ेगा। आर ए इस तरफ, आर ए इस तरफ। वोल्टेज कितनी हो गई? ये वी है, हमने जी इसमें वी ले रखा है। धारा कितने ले रखे आपने? इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। तो ब्रश के टर्मिनल पर ये बताओ पहले तो कि टोटल वोल्टेज कितनी मिलेगी? हम्म, अरे V और V2V, तो 2V 2V 2 ये तो पैरेलल ही है, तो वोल्टेज डबल। अच्छा जी, जो धारा है, आइए आइए, कितनी? 2 आइए, यहां कितना था? 4। अगर इसमें मैं 6 ले लेता तो 3 ऊपर बनाता, 3 नीचे, वोल्टेज 3 गुना बढ़ जाती, लेकिन ये 2 ही रहता। अगर मैं 8 बनाता, 4 ऊपर 4 नीचे, तो वोल्टेज 4 गुना बढ़ जाती, लेकिन ये 2 ही रहता। यानी कि अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालता हूं तो ये बताओ कौन बताएगा? टोटल आर्मेचर रेजिस्टेंस। आर ए, देखो इसलिए आया आर ए श्रेणी में 2 RA, नीचे भी 2 RA, दोनों को हल करके RA। तो जो ये वेव वाइंडिंग है उसे अच्छा माना गया हाई वोल्टेज लो करंट के लिए। बनाना भाई जल्दी से इनको, फिर न्यूमेरिकल करिएगा। नहीं, कंपैरिजन करना था ना, इसलिए सेम लिया। अच्छा, आप 6 लेकर बनाना, उसमें करंट ज्यादा आएगा, इसमें वोल्टेज ज्यादा आती चली जाएगी। बस एक न्यूमेरिकल आपने कर लिया तो इसका मतलब आप समझ गए, लेकिन तुक्का मत मारना, सॉल्व करके बताना। हम्म, ये कौन सी नोटबुक है ये? चलो जी भाई, एक सवाल लिखो। एक 8 पोल की मशीन में कुल आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम है, तो
एक 8 पोल की मशीन में कुल आर्मेचर प्रतिरोध नहीं, एक 8 पोल लैब कनेक्टेड मशीन में 8 पोल क्यों कर दो? तो मुझे थोड़ा याद है, वो तो तुमने रट रखा, मैंने थोड़ा रट रखा, मैं तो जो दिमाग में है वो लिख दिया, है कि नहीं? चाहे 8 पोल लैब कनेक्टेड मशीन में कुल आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम है। ले यार, तो 12 नहीं करते, 10 कर देते फिर। तो वेव वाइंडिंग के लिए कुल आर्मेचर प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलो भाई दोस्तों बता दो जरा, है जी 0.1 0.4 बाकी लोग भी 2.5। अरे किसी ने आंसर 0.1 निकाला, बाकी लोग बाल मुकुंद जी, हमारी आपसे पहले दिन से एक ही शिकायत है, ना सवाल समझ रहे ना दिमाग लगा रहे, चीजें आने के बावजूद भी गलत। सवाल क्या है? एक 10 पोल लैब कनेक्टेड मशीन में कुल आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम है, तो वेव वाइंडिंग के लिए कुल आर्मेचर प्रतिरोध ज्ञात करना है। आप आर बाई एन लगाए जा रहे हो यार दोस्त। और 0.1 का आएगा है, जमीन में गाड़ दूंगा 0.1। 0.1 कैसे? हाँ तो 1 बटा सीधे 10 कर दू, 1 बटा सीधे 10। अरे भाई ये कुल आर्मेचर प्रतिरोध तो ऑलरेडी दिया है दोस्त, टोटल तो ऑलरेडी दे दिया। 1/10 कैसे? पता नहीं ट्रेन छूट रही है क्या? अरे बड़े सीधी सी बात है, अगर कोई दिक्कत है, क्योंकि ये सवाल अगर आता है तो तुम्हें अगर दिमाग लगाओगे 20-30 सेकंड से ज्यादा का नहीं है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है दोस्त। तुम्हें यह पता है कि लैप में कितने बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 25 किसका आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो बनाते 10, ये करते। अच्छा तुम्हें जो टोटल दे रखा है कितना है? 1 ओम है, टोटल 1 है। अरे पैरेलल में ये एक इक्विवेलेंट तभी तो आ सकता है जब ये 10 ओम के हो। आप 10 ओम को
10 10 10 जगह अगर समांतर में जोड़ेंगे तो 1 ओम तभी तो आ सकता है। आपको सिखाया भी है आर इक्वलेंट बराबर आर बटे एन। आर इक्वलेंट 1 दे दिया, आर ए निकालना है भी पहले। एन कितने हैं 10, तो आर ए प्रत्येक में कितना है 10 आ गया। एक एक कॉइल का 10 आया, ये सबका 10 10 ओम। अब वेव में कितनी जगह जोड़नी है, हमेशा 2 समांतर पाथ रखने हैं। अच्छा जी, तो आपकी मजबूरी वेव में यह है कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल 10 कॉइल हो गए। अरे 10 ये दे रखी थी ना वेव में, ऐसे ही तो जोड़ोगे, 2 समांतर पाथ से ज्यादा कर नहीं सकते। 10 10 10, प्रत्येक का कितना दोस्त 10, तो इन्हें अगर जोड़ दे तो कितना भाई, ऊपर 100 ओम, नीचे जोड़ेंगे 100 ओम, तो कितना जी। अच्छा हाँ हाँ, इसमें तो तुमने पता नहीं क्या कलाकारी कर दी। 25 ओम, ये सवाल था जी। अब देखो ना मूर्खता देखो, हाँ जी बाल मुकुंद जी, अपनी भी मूर्खता देखो। उसने क्या बोला, निकाल लिया था। उसने क्या बोला कि 8 मत रखो, आपने पहले करवाया है। उसने सिद्ध करी ना ये बात। तो सेम वही चीज यार 10 के लिए दे दी आपने, तुरंत वही गलती पहले की थी वही आज भी कर रहे 2 महीने बाद। मत करो यार ऐसा, मतलब डायरेक्ट मत सोचो, लैप और वेव है ये। तुम्हें पहले तभी तो पढ़ाया, देखो सवाल फिर देख लो। क्योंकि 0.1 जल्दबाजी में या 2.5 जी, आपने 2.5 का किस कलाकारी से सर सुरने एक्सक्यूज नहीं, सही उत्तर आना चाहिए था। अरे 10 पोल की लैप कनेक्टेड मशीन में कुल आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम है, तो दे दिया जी टर्मिनल पे कितना 1। अब 10 पोल तो 10 समांतर पाथ बनाने पड़ेंगे, तो ये तुल्य 1 तभी आएगा जब इनमें 10 10 10 10 रखोगे। क्यों, 10 पैरेलल को अगर 10 जगह बांटोगे तो इक्विवेलेंट 1 आएगा। तो आपने कहा जी ठीक है, हमने प्रत्येक का 10 निकाल दिया। अब वेव में ये सीख क्या है, बाइंडिंग का यही तो है न्यूमेरिकल, और क्या है। मतलब जब हम बाइंडिंग चैप्टर पढ़ेंगे, मानो कि 50-60% तो हम पढ़ के जा रहे हैं ऑलरेडी बाइंडिंग को। अब हमें लिखवाना क्या है, वाई बी ग्रेटर देन वाई एफ, प्रोग्रेसिव लेस देन 1 रेट्रोग्रेसिव, और क्या है इसमें लैप, और इसमें एक में लिखाना ओड होंगे, एक में लिखा +-2 रहेगा, तो बस। अब हमने वेव में जोड़ना है दोस्त, वेव कनेक्टेड। अब तुमने कहा जी वेव में हमेशा 2 पैरेलल पाथ लेने हैं और टोटल है 10, ये बनाई नहीं आपने 10, तो आपने कहा जी ठीक है ना, देखो कैसे करेंगे हम 5 ऊपर रखेंगे 5 नीचे, तो ऊपर कनेक्ट करेंगे 10 10 10, 50 नीचे 50, तो कितना आएगा 25। सवाल पढ़ो फिर सॉल्यूशन देखो। शॉर्ट पिच वाइंडिंग, वाइंडिंग की 4 चीजें मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्त। शॉर्ट पिच वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत यूज हो रही है दोस्त। एक ये लैप और वेव, इनमें बैक पिच फ्रंट पिच के सूत्र, और ये इस लेवल का भी न्यूमेरिकल, ठीक है। ये अभी 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी आपको वाइंडिंग वाले में मैं टेंशन मत लो, पहले ट्रांसफार्मर की भी बताऊंगा। जैसे हेलिकल है भाई, हेलिकल वाइंडिंग, तो हेलिकल को लो वोल्टेज और हाई करंट यानी कि हाई रेटिंग के लिए बनाते हैं, तो बताऊंगा तुम्हें वो भी कि सिलेंड्रिकल कैसे, किसमें फ्लैट कंडक्टर इस्तेमाल करोगे, जिसमें सर्कुलर कंडक्टर,
लेकिन अभी जो बताया इनमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। अब जरूरी नहीं कि इसी तरह का सवाल दे, ये भी कह सकता था कि 10 पोल है, उल्टा भी बोल सकता था 10 पोल है, वेव में मशीन को जोड़ा गया है। इसमें टोटल कुछ दे देता, टोटल दे देता कि चलो ये 25 ओम है। अब 10 को हम कैसे बांट के आते हैं कि भाई 5 ऊपर 5 नीचे, तो हमें यहां से ये दिमाग में रखना था कि ये 25 तभी आ सकता है जब 50 और 50 आए। अब 50 को 5 बराबर जगह बांटते तो 10 आ जाता, तो हम एक का निकाल लेते, कितना आता 10। अब ये कहता कि लेप में यदि हम इसे जोड़ दे तो तुल्य बताओ, तो हमने कहा जी ठीक है, प्रत्येक का 10 है, पोल कितने हैं जी 10, तो 10 पैरेलल पाथ बनाते हैं, तो 10 जगह बनाए, 10 ओम रखा, तुल्य कितना आ जाता 1 ओम। तभी तो ये कहा अरे पगलो जितनी कॉइल है ना, अगर मैं सीधे सीधे जोड़ता चला जाता ना सीरीज में, सोच कर देखो यार, अगर मैं सीरीज में जोड़ता रहता कॉइल को तो एक में 1 वोल्ट हो जाती, तो 100 को सीरीज में जोड़ने से 100 वोल्ट हो जाती। यही तो करते, 200 जोड़ देते 200 हो जाती है। ये लैप और वेव कनेक्टेड जो वाइंडिंग है, इसमें कहा गया कि जरूरी नहीं कि हमेशा तुम्हें उच्च वोल्टेज चाहिए, तुम्हें अलग अलग कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करने चाहिए। तो इसीलिए वाइंडिंग के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि वोल्टेज कितनी। अब देखो जरा वोल्टेज के हिसाब से इसी को, अगर मैं ये कहता कि एक कॉइल में 1 वोल्टेज है जी, और 10 कॉइल इस्तेमाल करोगे, तो तुम 10 से गुणा नहीं करोगे, तुम कहोगे जी अगर लैप है, अगर लैप है तो टर्मिनल पे 10 वोल्टेज नहीं 1 वोल्टेज ही मिलेगी, और अगर वेव कनेक्टेड है तो 10 जगह। आप ये नहीं कहोगे कि गुणा 10 है, आप कहोगे जी 1 1 2 3 4 और 5 वोल्टेज ऊपर 5 नीचे, तो पैरेलल पाथ बने 2, तो नीचे टर्मिनल पे कितनी 5 वोल्ट। तो हम डायरेक्ट कॉइल से गुणा नहीं करते, हम ये देखते हैं वाइंडिंग का प्रकार कौन सा है, लैप है या वेव है। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। अब बताओ ठीक है, अब जरा लैप वेव जो चीजें बेसिक तुम्हें पढ़ाई अभी नहीं, एक बार देखो, पढ़ो इन्हें एक बार, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए बहुत खास है। कई बार तो ये भी देगा तुम्हें कि लैप में बैक पिच, फ्रंट पिच और रिजल्टेंट पिच का रिलेशन क्या है। कई बार वेव देगा, ये फेवरेट है भाई सवाल के। ये मानकर चलो कि पेपर में रखा है, और इस तरह का न्यूमेरिकल बहुत जरूरी हो गया वर्तमान स्थिति के हिसाब से। क्यों? कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं, बस दिमाग लगाना थोड़ा सा और आंसर देना है। चलो शाम को पढ़ाऊंगा तुम्हें 4 बजे से 6:30 बजे तक ना। अरे एक दिन हमसे पढ़ लेना, हमसे क्या नाराजगी थी, क्योंकि इसमें ईएमएफ इक्वेशन तो मैं डायरेक्ट लिखानी, लेकिन न्यूमेरिकल करवाना पड़ेगा ईएमएफ इक्वेशन पे दोस्त। ईएमएफ इक्वेशन हाँ, आर्मेचर रिएक्शन हल्के में ले रहा है। खत्म कराने को तो मैं ये सब चीजें नहीं बताता, निपटा लेता अभी, लेकिन फायदा कुछ होता तो नाम हो जाता बस। भाई एक चीज ऐसी जिसे हम कह सकते हैं कि ये पेपर में नहीं आता, क्यों इतने दिन में इतना अंदाजा टीचर को भी हो जाता है कि क्या संभावना है, लेकिन इन्हें कह ही नहीं सकते ना पेपर में नहीं आता, यही तो आता है, ये स्किप कर ही नहीं सकते।
चलो मेरी दूसरी क्लास है, शाम को मुलाकात होगी आपसे 4 बजे, लेकिन इसे पढ़ के आना। ये मानो कि मशीन में सिर्फ एक ही मुश्किल टॉपिक है बेटा अब जो बचा हुआ है, और वो है हमारा आर्मेचर रिएक्शन, बस डीसी मशीन का। और इसमें भी 2 तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, जिसको समझना होगा वो समझेगा, और जिसको अगर सिर्फ पॉइंट नोट करने होंगे तो पॉइंट नोट कर लेना। तो शाम का पूरा जो लेक्चर है वो समर्पित होगा आर्मेचर रिएक्शन को। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन खत्म हो गया तो फिर कुछ मुश्किल नहीं है, फिर बस मोटर की नॉर्मल चीजें हैं, बाकी फिर मुश्किल नहीं है। बस हंसते हंसते हमारी मशीन भी खत्म हो गई। तो कल शाम तक हमारी ये डीसी मशीन को हम निपटा लेंगे। मोटर में टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, आर्मेचर रिएक्शन वाले पार्ट है और कम्यूटेशन वाला जिसमें समय देना पड़ेगा समझाने में, है।